जय हिंद। आज गुरु नानक जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम जरा गुरुद्वारे आए हुए थे और कर्नल विर्क को फोन कर दिया तो देखा कि कर्नल विर्क डेडिकेटेडली एसएस अफसर्स के लिए अपने ऑफिस में उपस्थित थे और सारा स्टाफ छुट्टी पर होने के बावजूद वो अकेले ही लगातार काम किए जा रहे थे। हमारा भी दिल किया कि हम कर्नल विर्क के पास आए और कर्नल विर्क से पूछें कि अब वो किस चीज पर काम कर रहे हैं और ऐसा क्या जरूरी है उनके पास कि उनको संडे को आके काम करना पड़ रहा है। सो कर्नल विर्क, वंस अगेन वेलकम सर। आपकी डेडिकेशन को जय हिंद। एंड रिक्वेस्ट है सर के सबको बताइए कि ऐसा क्या काम था कि संडे को आपको छुट्टी वाले दिन गुरपूर्व को आके आपको काम करना पड़ा सर। दादाजी जय हिंद। वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग की इस समय वो उस हम स्टेज पे पहुंच गए हैं पिछले 10 सालों के बाद कि जिसके अंदर हर एक जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है, वुमेन शॉर्ट सर्विस इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है, उसकी एकदम से अभी एक एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं कि धीरे धीरे उनको हर चीज़ का जो जो इग्नोरेंस थी वो अभी एक हर एक को अपनी एक राइट का पता लग गया है। और ख़ास करके जब से हम लोगों ने पिछला वो जो लीगल नोटिस भेजा था सरकार को, दैट हाउ देयर इज ए वायलेशन और वी कैन से दैट आर्मी सेक्शन 11 एस ऑफ 64 जो थी वो अल्ट्रा वायरस है। और क्यों अल्ट्रा वायरस है? क्योंकि उसकी हमें अथॉरिटी नहीं पता लग रही थी किस बेसिस पे वो स्कीम बनाई गई थी। चलो, देश के भले के लिए जब शॉर्ट सर्विस कमीशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर ही दी थी तो उसके अंदर जो एक शब्दावली यूज एक रूल यूज किया था, पेंशन अंडर कंसिडरेशन ऑर्डर विल बी इशूड सेपरेटली, ये 1964 का है और आज तक किसी ने भी वो ऑर्डर नहीं इशू किया। तो इस जो एक इनजस्टिस को देखते हुए मेरे ख्याल में अभी हर एक के जो है हर एक के रूह कंधे खड़े हो गए होंगे। कहते हैं यार इतना ज़्यादा हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होती रही कि एक हमारा एक जो एक कानूनी तौर पर जो हमारा हक था उसको जो पेंशन रेगुलेशन 30/1961 के हिसाब से हमें प्रो राटा बेसिस पे जो हमें पेंशन मिलनी चाहिए थी उसके ऊपर बहन लगा दिया किस आर्मी सेक्शन 11 एस और 64 में। और लगातार इतने लोगों को हम शॉर्ट सर्विस में एंट्री करा रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं, हायर एंड फायर किए जा रहे हैं और कोई इनकी तरफ वेलफेयर और कोई जस्टिस नहीं देख रहे हैं। सो इट हैज़ मेड ए इट इज़ अ सीरियस वर्क। और उसके बाद जब हम लोगों ने ये अभी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अंदर हम लोगों ने जब ये अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशंस फाइल करनी शुरू की है, जो कि पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी कैप्टन भारद्वाज, कैप्टन आर के भारद्वाज, जो कि इस समय 81 साल के हैं। उसके बाद एक लगातार अभी एक सिलसिला चल पड़ा है जिसमें कि एक कैप्टन साहब हैं, कैप्टन गुप्ता, जो 84 साल के हैं एंड टोटली ही इज ए पेशेंट, इज ए बेड पेशेंट एंड ही हैज़ ऑल्सो वॉलंटियर्ड कि नहीं मेरी भी एप्लीकेशन लगाओ। और इसी प्रकार से काफ़ी जगह से कभी अलग-अलग एएफटीज़ के अंदर से भी मतलब पूरे देश से डिमांड आ रही है। Now the whole this responsibility has come on me that we have to move the applications individually। क्योंकि पहले एक जोर लग रहा था कि एसोसिएशंस बनी थी, एसोसिएशंस का हमने देख लिया है कि वो एक तो हाई कोर्ट के अंदर भी वहाँ पर वो पिंग पोंग चल रहा है, कभी इधर से उधर 7 साल हो गए इसी कोई जस्टिस नहीं दिया और आखिरी में लास्ट जो 25 अगस्त 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया कि भाई दोबारा एएफटीज़ में जाओ। जब एएफटी का हम रूल देखते हैं तो एएफटी अंदर बिल्कुल क्लियर रूल है कि इसके अंदर दिस इज ओनली पर्सन्स आर एलिजिबल। और उसके अंदर जो सभी पर्सन्स भी हैं और रिटायर्ड पर्सन्स भी हैं। दैट मीन्स एसोसिएशंस जो हैं वो उनके केस मेंटेनेबल नहीं है। तो आई हैव अंडरस्टूड दैट इंडिविजुअली हर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो रिलीज है उसको अपनी ही इंडिविजुअली एक हिसाब से जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसको ओएस फाइल करनी पड़ेंगी, अपनी पिटीशंस फाइल करनी पड़ेंगी और अपना जो हक है, जो लेजिटमेट एक्सपेक्टेशन है जो पेंशन की है वो देनी पड़ेगी। लेकिन साथों साथ उसमें हमने ये देखा कि जो एएफटीज हैव आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। एएफटी जैसे चेन्नई के अंदर मेजर डॉक्टर
अभी भरत साहब के केस के अंदर उन्होंने बताया कि नहीं जी हमारे पास ये दिस इज रिगार्डिंग पॉलिसी एंड पॉलिसी के ऊपर एएफटी एडजुडिकेट नहीं करती है, इसलिए आपको और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जस्टिस के लिए। आई डिड आर्ग्यू, मैंने खुद आर्ग्यू किया उनको कि भाई सर इट इज नॉट ए मैटर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी तो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर देखी पेंशन रेगुलेशन पैरा रूल 30 ऑफ 1961, ये सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है 11S ऑफ 64 जिसने कि उसमें पैरा 17 में लिख दिया पेंशन अंडर कंसिडरेशन ऑर्डर विल बी इशूड सेपरेटली। हम इसको कह रहे हैं अल्ट्रा वायरस, ये गलत है, किसी की अथॉरिटी के बगैर ये बनी हुई है, तो इसके ऊपर कृपा करके आप इसके ऊपर एडजुडिकेट कीजिए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी हमारी बहस हुई उसके बाद ऑनरेबल आर्ट फोर्सेस ट्रिब्यूनल बेंच जो चेन्नई का है उन्होंने हमारी जो मेजर भरत साहब की रिट अपनी जो पिटीशन है उसको उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। अभी कानूनन तौर पर ये बिल्कुल क्लियर है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अंदर कि कोई भी हुक्म या कोई भी ऑर्डर उनका अगर हमें जस्टिस नहीं दे रहा है तो उन्होंने एक लीवे दिया हुआ है कि यस यू कैन, अगर समझते हो कि एएफटी का ऑर्डर कोई गलत है तो आर्म फोर्सेस एक्ट में सेक्शन 30 है विद लीव ऑफ द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल सेक्शन 31 हम आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाए। इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट मीन्स देयर इज नो स्कोप ऑफ हाई कोर्ट इवन इन बिटवीन टू प्ले विद, though there can be some instruction, but as far the law is concerned, appeal, I read it only for the, you know, your, I will say for the satisfaction of the viewers of your channel. Chapter 5, Armed Forces Tribunal Act 2007 में clearly mentioned as Section 30, appeal to Supreme Court. Subject to the provisions of Section 31, an appeal shall lie to the Supreme Court against the final decision or order of the tribunal, other than an order passed under Section 19. No problem. Provided that such an appeal is preferred within a period of 90 days. 90 दिन के अंदर आपने अपील फाइल करनी है। Now, subject to जो उसमें लिखा है कि leave to appeal, an appeal to the Supreme Court shall lie with the leave of the tribunal. यानी कि अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है तो ट्रिब्यूनल से भी इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे, तो हमें इजाजत मिले ना मिले ये फिर भी हमारा हक है कि हम अगर वो हमें नहीं भी इजाजत देते हैं फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग के अंदर हमें दिखाना पड़ता है कि हमने परमिशन जो है ट्रिब्यूनल से मांगने की कोशिश की है। सो इन द केस ऑफ मेजर डॉक्टर भरत वी हैव वेरी क्लियरली we have bought the speaking order from the Honorable Armed Forces Tribunal of Chennai, and we have applied for the leave of the Armed Forces Tribunal. We have already filed our SMP, special leave petition in the Supreme Court, and there is one observation, small observation, which we will try to clear it up. And मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 15 ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमारी वहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी और हमारी जो मेजर डॉक्टर भरत की जो SLP है उसकी सुनवाई एपेक्स कोर्ट में हो जाएगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मेजर डॉक्टर भरत की जो इस समय इशू है इसके अंदर 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि ऑल द डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट आज तक जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि भाई हम भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Now they will be also part of this particular जो हमारा एक सिस्टम है कि ये शॉर्ट सर्विस डॉक्टर्स हैं वो भी अप्लाई कर ये ओएस बना सकते हैं, नंबर 1। दूसरा हमारे पास एक अभी बहुत बड़ी इशू ये कामयाबी है कि हमें स्पीकिंग ऑर्डर मिला है। स्पीकिंग ऑर्डर में उस चले के जो एएफटी का जो स्पीकिंग ऑर्डर इतना क्लियर है कि वो खुद कह रहा है कि मेरे पास पावर नहीं है इसको मैनेज करने के लिए। So that means it has become a constitutional एक विडम्बना हो गई है which has to be settled by the Honorable Supreme Court, and I'm sure once this SLP is decided it will have a far-reaching effect on all the 12 or 14 AFTs all around, and it will affect the functioning as well as the rights of short service commission officers to apply for their pension claims. मेरा मानना है क्योंकि मैं आप लोगों का ये एडवोकेट भी हूँ, मेरा मानना यह है कि कानूनी तौर के ऊपर कानूनी पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ए वेरी क्लियर केस दैट हर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को
जो रिलीज हो गया है उसको कानूनी तौर पर पेंशन रेगुलेशन के हिसाब से उसकी प्रो राटा वो अपनी पेंशन ओब्लिक प्रो राटा ओआरओपी बनती है। अभी जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ दे रिस्पॉन्ड, यूनियन ऑफ इंडिया कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करती है, वो अभी जो इसका जो तौर तरीका है वो देखा जाएगा आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल को हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा। नंबर एक, अगर उसने उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर हमने एडजुडिकेट करना है तब भी वो करेगी, लाइक ए नॉर्मल जैसे कोर्ट करता है। और अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वेरीफाई करना है तब भी उनका एएफटी का ही हमें फायदा उठाना पड़ेगा और इंडिविजुअल ऑफिसर्स को उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि उनका जो डाटा है, उनकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो सारी दोबारा से रीस्ट्रक्चर होंगी, वेरीफाई होंगी कि क्या ये ऑफिसर is entitled for his pension or not. So I feel my advice is that every released short service officer, including emergency commission officers and women short service special entry officers, including doctors and specialist doctors also, they must approach AFT to get their data, make an entry into it, so that later on, whatever is required out of it, at least AFTs will be the right forum, right authority, who will be able to give the right instruction, right order, and if need, adjudicate भी करेंगे। अगर कोई कंटेस्ट कोई करता है ऑपोजिट पार्टी तो उसको भी वहां पर देखा जाएगा। सो वी हैव टू टेक आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली। और आज तक जो एसोसिएशंस अलग एक सिविलियन तरीके से हाई कोर्ट में अप्रोच कर रही हैं एसोसिएशन करते हुए, उसको अभी हमें दोबारा एक सोच में लाना पड़ेगा कि क्या वो जो डिले हुआ है या जो कार्रवाई हुई है क्या वो वाजिब है या नहीं है। बट द simple and straight procedure is just follow the Armed Forces Tribunal Act and every released short service commission officer will definitely be able to get the justice. तो ये पर एक पॉइंट। दूसरा जो हर एक को शॉर्ट सर्विस को इस समय जो मन में बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दे रहा है वो भी पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही है। वो क्या है? वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसी बेसिस पे है जो कि जैसे कि क्योंकि पेंशन नहीं थी तो अभी आर्म फोर्सेस में जो वेटरन्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होती थी या कमांड हॉस्पिटल्स में होती थी, तो उन्होंने 2002 के अंदर एक हमारी स्कीम बना दी थी, दैट इज़ नोन एज ECHS की, राइट। सो नाउ दैट स्कीम जो ऑफिसर्स की जो हमारी थी वो जो बन गई, उसके अंदर अगेन injustice was done that short service officers को उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। और क्यों नहीं इंक्लूड किया? उस स्कीम के अंदर वो 2002 में बनी थी और उसका आज मैं वही काम कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू चेक बैक थ्रू द लीगल नोटिस वेदर ये स्कीम के अंदर जब 2002 के अंदर ये स्कीम बनी थी तो एक्स सर्विस जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रिलीज है उनको इसके अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि जब हम आर्मी इंस्ट्रक्शन 11/64 देखते हैं तो उसके अंदर जब ये स्कीम बनी थी शॉर्ट सर्विस की तो उसमें पैरा 17 में लिख दिया आपने कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन ऑर्डर विल बी इशूड सेपरेटली, राइट। चलो मैं तो उसको भी अल्ट्रा वायरस कहता हूँ, हम लोग हमारा लीगल नोटिस तो उसको भी अल्ट्रा वायरस कहते हैं। गलत कानून था कि क्योंकि पेंशन रेगुलेशन रूल 30 बना हुआ था। लेकिन जब हम मेडिकल की बेनिफिट की बात करते हैं तो इसी में लिखा हुआ था पैरा 18 के अंदर ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम एज दैट ऑफ रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स। सो जब आपने खुद ही स्कीम के अंदर लिखा हुआ है कि ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम, सो व्हाई रिलीज्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैव बीन डिबार्ड and why they have not been allowed to be part of the ECHS scheme which was made during for all the retired officers for the armed forces. So this is a very big lacuna which has been left in 2002. जब 2002 के बाद वो लकुना चला गया, सिर्फ एक ही उन्होंने लिखा जी कि ये दिस स्कीम इज ओनली फॉर द पीपल दोज हु हैव पेंशनर्स। अभी जो पेंशनर्स जब शॉर्ट सर्विस कमीशन को एक तरह तो आपने ग्रहण लगा दिया कि इसको पेंशन नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ एफएनएस ऑफ 64 में आपने ले दिया पेंशन अंडर कंसिडरेशन ऑर्डर विल बी इशूड सेपरेटली, एक तो इनजस्टिस ध्यान दे दिया। उसके बाद जब इससे पैरा 18 में लिखा हुआ है कि
ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम। आपने दूसरा गहन उसके ऊपर ये लगा दिया कि यहाँ तक कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी डिबार कर दिया। और करने के बाद जब कुछ रिप्रेजेंटेशन गई हैं, 30 दिसंबर 2002 को ये जो स्कीम मानी निकली थी, जब हमारी ये आर्बिट्रेरीली और discriminatory exclusion का दिया from the ECHS scheme, this itself is a very very serious and very grave injustice done to the released short service commission officers, including ECOs and the women short service entry officers. ओके। सो कैप्टन राजेश, ये एक बहुत बड़ी एक समस्या क्रिएट हो गई कि 2002 के अंदर जब ये पॉलिसी बन गई थी, तो आप लोगों ने ये सरकार ने ये पैरा 18 के हिसाब से जो एक सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे शॉर्ट सर्विस को रखना चाहिए था, उनको आपने नहीं रखा और यहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन कर दिया दैट इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वालिटी. So also Article 21 of the Constitution that amounts to right to life and health, which is a fundamental right and a constitutional right of every individual as well as being an officer, and that to President Commission officer. Now, further, of course, I have told you that's a violation of Army Instruction 11 as of 64 because para 18 we clearly mentioned all terms and conditions are same. Further, to add on to the problem, they came out with another scheme for short service commission officer. अरे भाई, ये आप लोगों ने जब पहले ही आपके पास इंस्ट्रक्शन वायलेशंस की हुई हैं, आप उसके एक डबल वायलेशन क्या कर रहे हैं दैट टू एक तरह से आप कंटिन्यूसली यू आर फेलिंग टू इशू द पेंशन ऑर्डर्स एंड सब्सिक्वेंटली यू आर क्रिएटिंग ए गिविंग ए लॉलीपॉप ट्राइंग टू टेल पीपल कि देखो जी, हमने आपके लिए बहुत बड़ा एहसान किया है, हमने आपको देखो जी एक आपके लिए भी ECHS स्कीम निकाल दी है। कैसे निकाल दी है कि भाई जिसने 5 साल की है सर्विस, उसको 50% का हम रिफंडेबल देंगे और जिसने 10 साल के उसको 75% का रिफंडेबल देंगे। भाई क्यों भाई आपने डिफरेंट स्कीम बना दी? ना इमेजिन, एक तरफ से आपने उसको एक फौजी को आपने पेंशन नहीं दी, दूसरी तरफ से जो स्कीम जो है विद कैश आपको वहाँ पर रीइंबर्समेंट के लिए। Now imagine you are putting a patient into such stress that one side he is not able to meet the medical needs of the hospitals. सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो जब वो ECHS का कार्ड दिखाता है, तो वो पहले से ही वो अपना सिस्टम बना के रखा हुआ उन्होंने। वो कहता है आप जी पैसे पहले दीजिए, उसके बाद आप रिफंड कीजिए। इमेजिन वो बंदा जो पेशेंट एक पहले ही दुविधा के अंदर है, विदाउट पेंशन है, उसको दोबारा से ये एक और समस्या में डालने के बजाय आपने यू हैव ह्यूमिलेटेड दिस ऑफिसर, यू हैव ह्यूमिलेटेड द डिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफिसर। तो माइट एज वेल, अगर आपने इससे अच्छा तो ना ही ये स्कीम देते, एटलीस्ट वो किसी भी तरीके से किसी गवर्नमेंट सरकार की हॉस्पिटल में जाके अपने आप को ट्रीट करा लेता। बट बाय गिविंग दिस पॉलिसी, दिस इज एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेटरी एंड I am issuing, yes, sir, for your information, I am issuing another legal notice to the Union of India only on these issues with the list of officers, those who are volunteering to be part of this particular legal notice, और कि immediately ये ECHS स्कीम को रिव्यू किया जाए कि क्या ये लॉफुल है, अनलॉफुल, ये और बिल्कुल अनलॉफुल है। जो सेपरेट स्कीम बनाई है शॉर्ट सर्विस के लिए, ये further it adds on to the inequality and discrimination. Second, now since our cases are for pension also, तो you never know pensionary orders कभी भी आ जाए, क्योंकि ये this is a case now is sub judice. It has matter is now with the AFTs also, matter is also with the in the Supreme Court also so far SLP is concerned, and we need to be very specific that this grant of parity has to be given to this ex-serviceman. And मुझे हमने इस चीज़ की खुशी है कि ये प्रेजेंट सरकार ने एटलीस्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को एक्स सर्विसमैन तो ऑलरेडी ग्रेड कर दिया है। जब एक्स सर्विसमैन आपने उनको ऑलरेडी ग्रेड कर दिया है, तो वाई डिस्क्रिमिनेट एन एक्स सर्विसमैन? क्लास विद इन द क्लास बना रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिक्वेस्ट दैट ये हाई लेवल एक कमीशन, एक कमेटी बैठनी चाहिए, कमीशन बैठनी चाहिए to find out ये flaw हुआ कैसे administrative, whether it is by design or it has been by some default. अगर by design है
तो सम सीरियस एक्शन मस्ट बी टेकन, क्योंकि सोल्जर्स के साथ इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन, और मैं तो कहूँगा इट अमाउंट्स टू चीटिंग ऑल्सो, शुड नॉट हैव बीन डन। आफ्टर ऑल, जो एक ऑफिसर, एक यंग ऑफिसर पहला अपना करियर पिकअप करता है और देश के लिए सेवा देने के लिए तैयार होता है, मर मिटने के लिए तैयार होता है, और अगर ऐसे हम डिस्क्रिमिनेटरी, एक्सप्लॉयटरी अगर हम ये इनके लिए बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, तो ये जो यंग लॉट है ये मोटिवेट नहीं होएगा आर्म फोर्सेस में आने के लिए। एक तो पहला ही उसके ऊपर दबाव है कि वो शॉर्ट सर्विस है, दूसरा फिर आपका जो तरीका है उसको रखने का, वो भी ये डिस्क्रिमिनेटरी है। बिकॉज दो एवरीबडी नोज द परमानेंट उनको मिलती है जिनके एसीआर अच्छे हैं। भाई, वाई ओनली द स्मॉल क्लास ऑफ पीपल दे आर डिस्क्रिमिनेटेड विद दिस एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? ये भी इलीगल है, क्योंकि यूपीएससी से आप भर्ती हुए हैं, डायरेक्टली कोर्स भर्ती हुआ है, एसएसपी हुआ है, एकदम से एक एक ऑफिसर एक एक यूनिट में जाता है और वहां पर वो अलग से एसीआर के सब्जेक्शन में आ रहा है, दूसरा कोई लॉट हो नहीं रहा, रेगुलर हो नहीं रहा है। सो whether this short service commission officer should prepare to fight the enemy across a border, or he should be also, back of his mind always, under tension कि पता नहीं मुझे खुद का माहौल मुझे कैसे देख रहा है। तो there is a requirement of a huge reform. नंबर वन, पेंशंस। नंबर टू, इक्वालिटीज ओवर एक्स में, ये जो हमारी ईसीजे स्कीम है। और तीसरी, अगर और भी हम वेलफेयर देख सकते हैं, क्योंकि रीसेट इनको जल्दी होना पड़ता है, इनको रिटायर जल्दी होना पड़ता है, और अगर 5 साल, 10 साल, 14 साल के बाद आ रहे हैं, तो बाहर अगर करियर लेना है तो इनके लिए, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है सरकार का, और सेंट्रल कोई कोई हुक्म नहीं, कोई लॉ नहीं है, तो हम लोगों ने ये भी सजेस्ट किया है, अगर आपने याद हो पिछली कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने कहा था कि आर्म फोर्सेस वेलफेयर एक एक्ट बनना चाहिए सेंट्रली, जो कि पूरे देश के अंदर जो जवान लोग, ऑफिसर्स लोग, और कोई भी बाहर जब आता है, तो सिविल सोसाइटी के अंदर सेटल होने के लिए उसके पास एक एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक एक्ट होना चाहिए, जिससे कि किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए कि भाई ऊपर से एमओडी की पॉलिसी बनेगी, या कोई रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा, या सरकार का कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से उनको आगे देखा जाएगा। सो देयर इज ए ह्यूज गैप to look after to look into the welfare of the officers and जवान्स also इसमें। और अगर ये 2-3 चीज़ें हमारी सरकार मान जाती है, तो बेहतर हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बहुत अच्छा होगा, आर्म फोर्सेस के मोराल के लिए बहुत अच्छा होगा। यंग ऑफिसर्स की पहली चॉइस होगी कि हम शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बने, या हम आर्म फोर्सेस के अंदर शॉर्ट सर्विस जवान बने। सो दिस इज इट विल बी ए वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग विच कैन टेक प्लेस आफ्टर नॉर्म, वी कैन से अबाउट आफ्टर 75 ईयर्स अभी होने वाले हैं हमारे डिपेंडेंस के, एंड वी नीड टू टेक वेरी डायनेमिक एंड पॉजिटिव स्टेप्स, क्योंकि थ्रेट की कमी नहीं है हमारी चारों तरफ से। थ्रेट टू द नेशन इज ऑलवेज देयर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, and therefore armed forces are the only institution which will stand by till the last breath of every Jawan to safeguard the safety, security of the country and the sovereignty. And since Short Service Commission of President Commission officers, their protocol and their status has to be, kept in mind कि सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं, अपनी जो रैंक है, चाहे वो कैप्टन की रैंक है, चाहे वो मेजर की रैंक है, चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक है, या विंग या इक्वलेंट एयरफोर्स की रैंक है, उससे बड़े मान शान के साथ दूसरे लोगों को मोटिवेट करें कि किस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आर्म फोर्सेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और फौजियों के लिए तो 24 घंटे काम है, तो हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है राजेश। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय ऑफिस टुडे। गॉड ब्लेस।